Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Mahnoor Tariq and I welcome you all to Pen Gravity. पेन ग्रेविटी की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स जो कि 9 जुलाई 2025 के न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुए हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को और किस तरह से ये एडिटोरियल्स जो हैं सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, इसको भी एनालाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हमारी जो एडिटोरियल्स आज के डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, नंबर 1 इज किलिंग फील्ड्स, नंबर 2 इज क्रिप्टो रश, नंबर 3 इज अनदर प्लान। ये तो आपको तमाम तीनों की डिस्कशन आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर में 4 जो है ओपिनियंस भी शेयर होते हैं और वी नो दैट देयर इज़ अ फार्मूला ऑफ 3+4 विच इज़ बीइंग यूज्ड इन डॉन न्यूज़पेपर। 3 हमारे उसमें एडिटोरियल होते हैं, 4 जो है ओपिनियन है। तो ये जो 4 ओपिनियन हैं, ये जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो ही इसकी वीडियो हासिल कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको ओपिनियंस की हवाले से भी एनालिसिस डिटेल्ड मिले जिसमें सीएसएस पीएमएस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस हो, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रजिस्टर ऑन पेन ग्रेविटी। और ये जो नंबर दिया गया है इससे अपने फोकल पर्सन से कांटेक्ट में आएँ और रजिस्टर करवाएं अपने आप को। रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर बेसिकली आपकी स्लाइड्स के ऊपर शो हो रहा होगा वीडियो में। इस नंबर पे रजिस्टर करें ताकि जुलाई और उससे पहले जितने भी एडिटोरियल्स वगैरह हैं उसका एनालिसिस आपको मिल सके लेक्चर्स की सूरत में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द सीएसएस एंड पीएमएस एस्पिरेंट्स। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 2024 में डिफरेंट एडिटोरियल्स और ओपिनियंस जो हैं वो शेयर हुए हैं जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च में और मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हैं। इनकी भी तमाम डिटेल्ड वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। उसको भी हासिल करने के लिए आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रिजा और इसके साथ साथ 2025 में जितनी भी वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं फ्रॉम जनवरी टिल जून, सारे ओपिनियंस की डॉन न्यूज़पेपर के वो भी अवेलेबल हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट उसको भी हासिल करना चाहता है तो काइंडली। अब ऐसे राइटिंग का भी एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें वी रजिस्टर स्टूडेंट्स और वो फिर हमें अपने एसेज लिखकर चेक करवाते हैं। ऐसे राइटिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स बिकॉज आपको पता ही है कि जिस तरह अभी भी पीएमएस के एग्जाम्स जो हैं, सो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ऐसे का एग्जाम ही फेल किया है। सो ऐसे विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा स्टूडेंट्स। आपको ऐसे आता ही प्रैक्टिस है। आप जितनी मर्जी बुक्स कंसल्ट कर लें, जितना आप ऐसे को लिखेंगे उतना ही आप उसमें बेहतर होंगे। सो इसके लिए भी असेंशियल है कि आप ऐसे राइटिंग जो हमारा प्रोग्राम है उसमें अपने आप। अब इसमें हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे राइटिंग के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के हैं। इससे क्या होता है? इससे क्रिटिकल अप्रोच डेवलप होती है। यानी कि क्रिटिकल अप्रोच क्यों नेसेसरी है? क्रिटिकल अप्रोच नेसेसरी है क्योंकि आपको पता है कि सीएसएस पीएमएस के एग्जाम सारे बेस ही क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर करते हैं। सो अनटिल और अनलेस आपको पता होगा कि क्रिटिकल अप्रोच किसी भी टॉपिक की या किसी भी सब्जेक्ट की क्या है, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको पेपर में एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और इससे आपको क्या आती है? आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी आप सीखते हैं इन सारे लेक्चर सीरीज के थ्रू। और ये लेक्चर्स हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में भी हैं और डिफरेंट चैप्टर्स बना दिए गए हैं जिस तरह 1 2 3 4 5 6। सो उसमें यह है कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसानी हो गई है कि किस तरह से हमने चैप्टर्स डिफरेंट किन टॉपिक से डील करते हैं और उनको हमने पढ़ना है। और इसमें डॉन एडिटोरियल के भी हैं जिस तरह हमने शुरू में डिस्कशन की कि 3 एडिटोरियल होते हैं और उसके अलावा जो है 4 ओपिनियन होते हैं हर रोज़ के डॉन डिस्कशन भी। सो हम डिस्कस करते हैं कि आज के एडिटोरियल्स। आज का नंबर 1 एडिटोरियल है किलिंग फील्ड्स। किलिंग फील्ड्स में बेसिकली क्या हो रहा है? ग्रोटेस्क आयरनी। ग्रोटेस्क एक कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो अजीब सी चीज़ हो या हैरान कुन हो। तो आयरनी क्या है? कि कोई इस तरह की चीज़ जिसमें कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्ट करता हो। ग्रोटेस्क आयरनी यानी डिप्लोमेसी ओवर डेड बॉडीज। इसका क्रक्स क्या है कि इस एडिटोरियल के अंदर बेसिकली डिस्कस किया गया है कि किस तरह गाज़ा के अंदर तो एक जेनोसाइड कैरी आउट हो रहा है और उसको बहुत मैस लेवल पे ले जाया जा चुका है। और इसके बावजूद हमने देखा कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जिसमें पर्टिकुलरली ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये एक डिनर पे मिलते हैं जिसपे नेतन्याहू जो है ट्रंप को नॉमिनेट करते हैं फॉर नोबल पीस प्राइज। सो हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी हो रही है ओवर डेड बॉडीज। एक तरफ तो लोग मर रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं किया जा रहा, और दूसरी तरफ उसी के ऊपर आप क्या कह रहे हैं कि इनको नोबल पीस प्राइज अवार्ड कर दिया जाए। किस चीज़ के लिए नोबल पीस प्राइज की अवार्ड किया जाए? लोगों को मरवाने के लिए। सो ये एक आयरनी है। ये इस एडिटोरियल का बेसिकली ग्रोटेस्क आयरनी, डिप्लोमेसी ओवर डेड बॉडीज। हेडलाइन क्या है जी? ट्रंप ने होस्ट किया नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में है और प्रेसिडेंट इधर रहते हैं। और अमिड
यानी किस चीज़ के दरमियान, गाजा मैसेकर के दौरान। ऑन द सेम डे एज द डिनर इजरायली फोर्सेज इंटेंसिफाइड असॉल्ट्स इन गाजा। जब डिनर हो रहा था उसी वक्त जो इजरायली फोर्सेज गाजा के अंदर अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करें, उन्होंने उनके अंदर खातिर ख्वाह हद तक इंक्रीज कर दिया। नेतन्याहू अक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड। नेतन्याहू को क्या कहा जाता है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक्यूज किया जाता है, यानी उन पे इल्ज़ाम किस चीज़ का है, जेनोसाइड का। जेनोसाइड का क्या मतलब है, एक लार्ज या मैसिव लोगों की किलिंग्स करवाना। एक ऐसे बंदे ने नॉमिनेट किया है ट्रम्प को फॉर नोबल पीस प्राइज। अब ये एक ऐसी स्टेप है जो कि एक ग्रोटेस्क है, अजीब सी बात है। मतलब कि ये सरियल है, ये रियलिटी के ऊपर बेस नहीं करता। ये ऐसे लगता है कि जैसे ये कुछ कितनी अजीब बात है कि एक बंदा जो जिसको जेनोसाइड के लिए हम कह रहे हैं कि इसने जेनोसाइड ही एक और प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर रहा है, किस चीज़ के लिए, पीस प्राइज के लिए। तो ये आप एक मजाका खेज बात है। रियलिटी सरपासेस फिक्शन, वॉर क्रिमिनल्स टोस्टेड एज पीस मेकर्स व्हाइल गाजा बर्न्स। मतलब वॉर क्रिमिनल्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। वॉर क्रिमिनल्स कौन से होते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स जिन्होंने एक मैसिव लेवल के ऊपर जो है वो उसमें उसका रोल प्ले किया होता है, या उसको रुकवाने के लिए कोई ऐसा खातिर ख्वाह हद तक स्टेप नहीं उठाया होता, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, वो पीस मेकर्स के तौर पे हम उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, गाजा के अंदर उसी तरह से एट्रोसिटीज जो हैं वो कंटिन्यू। 21 मंथ्स ऑफ सिस्टमेटिक स्लॉटर। अब गाजा में हमने देखा कि 7 अक्टूबर 2023 से ये स्लॉटर जो है, कत्ले आम जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जो वहाँ पे लोग हैं उनके मर्डर हुए, लॉस ऑफ लाइफ हुई, लॉस ऑफ इकोनॉमी हुई, स्टारवेशन हुई, भूख हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, लोगों को अपने अपने घर छोड़ने पड़े। तो इस ये एक बहुत मैस लेवल का जो है एट्रोसिटीज़ हैं, एक गाजा के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म कैरी आउट हुआ। और फिर कहा यह जाता है कि 57,000 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो अब तक इस सारी जंग में मारे जा चुके हैं। इंडिपेंडेंट सर्वेज ये भी कहते हैं कि 83,000 से ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं। गाजा एक किलिंग फील्ड बन गया है, वो एक ओपन हेल है, वो एक ओपन जो है वॉर बैटल फील्ड है। वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, यानी आप जहाज़ों के ज़रिए से भी वहाँ पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वहाँ पे कहत है, उसके बाद उन लोगों को आपने कंट्रोल में लिया हुआ है। अब वहाँ पे पूरी दुनिया से वॉइस रेज हो रही है कि सीज वायर हो। इसके बावजूद भी जो है इसराइल को कोई भी रोक नहीं पाया, और बेंजामिन नेतन्याहू का एजेंडा जो है एथनिक क्लिनजिंग का, वो वहाँ पे कैरी आउट हो रहा है। एथनिक क्लिनजिंग क्या होता है कि किसी की भी एथनिसिटी की, रेस की वजह से उसको मारा जाए और उनको मैस लेवल पे मारा जाए, कि किसी के अंदर डिफ्रेंशिएट ना किया जाए। अगर आपको वहाँ पता चलता है कि मुसलमान है तो बस उसको मार दो, ये डिफ्रेंशिएट ना करो कि वो बच्चा है, बूढ़ा है, वो इस वॉर में इन्वॉल्व भी है, वो कम्बैटेंट है, नॉन कम्बैटेंट है। इसकी किसी चीज़ की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर एथनिसिटी किलिंग हो तो इसको एथनिक क्लिनजिंग कहा जाता है, यानी पूरी एक एथनिसिटी को क्लींस किया जाए, ख़त्म किया जाए। सो इसमें कोट एक आप यूज़ कर सकते हैं, द ब्रेव पीपल ऑफ गाजा वुड रादर डाई ऑन देयर लैंड देन फेस एग्जाइल। यानी कि इसमें हम क्या किस चीज़ की तरफ एक हाईलाइट करें कि जिस तरह ट्रंप ने एक प्लान प्रोवाइड किया था आफ्टर हिज कमिंग बैक इनटू प्रेसिडेंसी, और वो प्लान क्या था कि उन्होंने कहा था कि जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं वो अपनी जगह छोड़ दें और लेबनान और इजिप्ट में चले जाएं। तो उसमें ये उनका था कि रिकंस्ट्रक्शन का प्लान है, लेबनान और इजिप्ट के अंदर सारे पैलेस्टीनियंस चले जाएं। लेकिन इसके अपोज में पैलेस्टीनियन पीपल का क्या स्टांस है कि वी वुड रादर डाई, हम मरना पसंद करेंगे बजाय इसके कि हम अपना लैंड छोड़कर जिलावतनी काटें। नेतन्याहू चिलिंग एजेंडा, वर्ड्स दैट वील इंटेंट। नेतन्याहू का एजेंडा क्या है, उन्होंने कहा है जी नो स्टेट नो पीस, यानी कि ना तो इनको यहाँ पे पीस मिलने वाला है, ना तो इनको एक सेपरेट स्टेट मिलने वाली है। अब सेपरेट स्टेट की यहाँ क्यों बात हो रही है, क्योंकि देर आर कॉल्स फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड दैट देर शुड बी अ टू स्टेट सोल्यूशन इन पैलेस्टाइन। टू स्टेट सोल्यूशन क्या है कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट हो और एक इजरायली स्टेट हो, और दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू ऑल दिस विच इज गोइंग ऑन। पैलेस्टाइन इशू का सोल्यूशन क्या है, टू स्टेट सोल्यूशन है। लेकिन इसको बेंजामिन नेतन्याहू अपोज करते हैं। ही सेज दैट देयर वुड बी नो स्टेट एंड नो पीस, ओनली कंट्रोल एंड क्लीजिंग। हम उसको पर कंट्रोल भी रखेंगे और क्लेंजिंग भी करेंगे कि तमाम तर लोगों को हम वहाँ पे मारेंगे, मुसलमानों को। की पॉइंट्स क्या है कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में क्या कहा, नेवर अगेन अ पैलेस्टीनियन स्टेट। पैलेस्टीनियन स्टेट के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा नेवर अगेन, यानी कि वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि देयर वुड नेवर बी अ पैलेस्टीनियन स्टेट। सिक्योरिटी विल ऑलवेज रिमेन इन आवर हैंड्स, यानी कि नेतन्याहू
नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि जो मिलिट्री डोमिनेंस है पैलेस्टीनियन की या गाजा की वो हमारे हाथ में ही रहेगी और हम ही डोमिनेट करेंगे। रीइटरेटेड प्लान टू एथनिकली क्लिंस गाजा, उन्होंने अपने इस प्लान को दोहराया कि हम गाजा को एथनिकली क्लिंस कर देंगे। कॉन्सेंट्रेट पॉपुलेशन इन रफा, रफा बेसिकली एक नैरो जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि इजिप्ट के साथ लगता है। यहाँ पे अगर इजिप्ट हम कह लें और यहाँ पे गाजा कह लें तो इसके अंदर अगर आप इसका मैप भी देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी जगह है रफा। तो कहते हैं कि इस रफा के अंदर सारी पॉपुलेशन को इकट्ठा कर दें, अप्लाई करें डी रेडिकलाइजेशन, फोर्स एक्सपल्शन टू फॉरेन कंट्रीज, और इन लोगों को आप फोर्सफुली जो है फॉरेन कंट्रीज में भेज दें। क्यों? क्योंकि आर प्लान इज दैट देयर वुड बी नो स्टेट एंड नो पीस एंड वी विल एथनिकली क्लेंस पीपल ऑफ गाजा, और उसकी जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो हमारे हाथ में ही रहेगी। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि एक अपार्थाइड, अब अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड बेसिकली जो है, अगर आप साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री पढ़ें और नेल्सन मंडेला को पढ़ें तो आप लोगों को पता चलेगा कि अपार्थाइड के खिलाफ उनकी बहुत ज़्यादा कैंपेन थी और ये उन्होंने जो है एक पूरी कैंपेन चलाई थी ब्लैक पीपल के लिए। सो ये अपार्थाइड की कैंपेन के तौर पे जो ये स्टार्ट हुआ था ये अब जेनोसाइड बन गया और इसको ओपनली कन्फेस भी कर रहे हैं, यानी कि वो पब्लिक फोरम पे बैठ के इसको मान भी रहे हैं कि हाँ हमारा ये प्लान है और हम ये कर रहे हैं और हम फ्यूचर में भी ये करेंगे। वेस्ट मॉरल कोलैप्स साइलेंस एज कॉम्प्लिसिटी, मतलब कि वेस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं वो उन्होंने इस सारी चीज़ों के ऊपर चुप ठानी हुई है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले तो जिस तरह वो नाजीज़ कौन लोग थे जब जो जर्मनी जिस तरह हिटलर की जो सारी आर्मी कह लें या फोर्स कह लें वो उन सबको नाजी कहते थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जूस की बहुत मैसिव लेवल के ऊपर किलिंग्स की थी। तो फ्रॉम कंडेमनिंग नाजीज टू टोस्टिंग जायनिस्ट, यानी कि वो बता रहे हैं कि वेस्ट के मॉरल्स, वेस्टर्न कंट्रीज के मॉरल्स किस तरह से चेंज हुए हैं कि जो एक वक्त में वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज को कंडेम करते थे, जिनकी मुखालफत वो करते थे, आज वो क्या करें? टोस्ट करें जायनिस्ट को, यानी आज वो अप्रिशिएट करें जायनिस्ट को। जायनिस्ट कौन है? इसराइलीज हैं या बेंजामिन नेतन्याहू और सारी जो उनकी कंपनी है उसकी बात हो रही है। सो बेसिकली जो पहले आपकी मॉरलिटी क्या कहती थी कि जो भी लोगों की जेनोसाइड कमिट करेगा मैस लेवल पे उसको कंडेम किया जाना चाहिए, वेस्ट ने ये मॉरल सेट किए थे। आज वो उस पर चुप ठाने हुए हैं और आज वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको डिनर्स करवा रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मॉडर्न जाइनिज्म मिरर्स 20th सेंचुरी नाजिज्म। अब ये देखा जाए कि आजकल का जो जाइनिज्म है इसकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस वही हैं जो कि 20th सेंचुरी की नाजिज्म में थी, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान थी। क्योंकि दोनों का एजेंडा सेम था, क्या था कि एथनिक एक्सक्लूजन की जाए और मैस वायलेंस किया जाए। नाजीज गैस चेंबर्स यूज करते थे, मतलब गैस चेंबर्स के थ्रू लोगों को मारते थे। इसराइल क्या कर रहा है? एरियल बम्बार्डमेंट्स कर रहा है, भूख के जरिए मार रहा है और मैस लेवल पे किलिंग्स कर रहा है। वर्ल्ड लीडर्स होस्ट एंड एम्पावर द आर्किटेक्ट्स ऑफ जेनोसाइड, वर्ल्ड लीडर्स क्या कर रहे हैं जी? जो कि जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं लोग, उनको एम्पावर भी कर रहे हैं और उनको होस्ट भी, अपना मेहमान भी बना रहा है। ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि वर्ल्ड लीडर्स जो है अब मॉरली बैंकरप्ट हो गए हैं और ग्लोबल डिप्लोमेसी इज नॉट बेस्ड ऑन मॉरल्स एनी मोर, इट इज बेस्ड ऑन मॉरल बैंकरप्सी। चिल्ड्रन ऑफ गाजा आर स्टैटिस्टिक्स नॉट सोल, मतलब कि वो इंसान ने के तौर पे उनको डील नहीं किया जा रहा, वो एक स्टैटिस्टिक यानी एक फैक्ट या फिगर के तौर पे उनको डील कर दिया जा रहा है कि 83,000 लोग फौत हो गए या 57,000 लोग फौत हो गए और इसको हम सिर्फ एज अ स्टैटिस्टिक डील कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम देखें कि वो इंसानी जानों का ज़िया उस जगह पर हो रहा है। सो ये बेसिकली पहला। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो कि डिस्कस करता है क्रिप्टो रश। क्रिप्टो रश में बेसिक तरह पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो की तरफ, क्रिप्टो करेंसी की तरफ एक मूव ले रहा है और पाकिस्तान न्यू स्टेप टुवर्ड्स क्रिप्टो रेगुलेशन है। अब इसमें क्रक्स क्या है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम PVARA करते हैं। अब इसको आपने दिमाग में ज़रूर रखना है और इसको आई वुड सजेस्ट कि आप याद भी कर लें। क्यों? क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू MCQs, जो कि आपको करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पूछे जा सकते हैं और CSS के, MPT और PMS के GK के पेपर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ तमाम वन पेपर्स के लिए भी। की पॉइंट्स क्या हैं? पाकिस्तान इज फॉर्मली मूविंग टुवर्ड्स रिकग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अब हमने रिसेंटली एक अपडेट पढ़ी इसी साल में कि क्या थी कि पाकिस्तान जो है क्रिप्टो करेंसी की तरफ एक मूव लेकर जा रहा है और पाकिस्तान ने उसकी तरफ एक फ्रेमवर्क बनाया है। तो अब हमने सबसे पहला उसमें स्टेप क्या लिया? PVARA एस्टैब्लिश की है ताकि क्या किया जाए? लाइसेंस और मॉनिटर किया जाए
वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स को, जितने भी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हमने लाइसेंस भी प्रोवाइड करना है और उनको मॉनिटर भी करना है, यानी उनके जितने भी कारकर्दगी है उसके ऊपर एक फोकस और कंट्रोल रखना है। इंश्योर कंप्लायंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अब जो भी आपकी वो क्रिप्टो करेंसी है उसकी कंप्लायंस होना, यानी कि ये आपने देखना है कि क्या वो इन कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स किसने आपको बताया? एफ ए टी एफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में रह चुका है। ये किस चीज़ों से डील करती है? ये डील करती है कि क्या कोई कंट्री जो है उसमें फंडिंग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को तो नहीं जा रही। इस वजह से पाकिस्तान को आज से 1-2 साल पहले इसकी ग्रे लिस्ट में रखा जा चुका है, लेकिन अब इन्होंने पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इसका जो 30 या 32 पॉइंट्स फार्मूला या आप कह लें कि गोल्स थे वो पाकिस्तान ने अचीव किए थे, और एंटी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। उसके बाद आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन तमाम के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं इनको मीट कर रहा है कि नहीं, ये आप ये देखेगी ये पीवीएआरए। इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ लैंडमार्क स्टेप बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन इसकी डिटेल्स अभी तक वेग हैं, यानी इसके बाद इसमें डिस्कस किया जाता है रेगुलेटरी प्रॉमिस वर्सेस अनक्लियर फ्रेमवर्क। अब ये तो हमने इसका पहले क्रक्स डिस्कस कर लिया कि एडिटोरियल में बात किसकी हो रही है। तो एडिटोरियल में एक ऐसी अथॉरिटी की बात हो रही है जो कि न्यूली बनाई गई है, जो कि चेक करेगी कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स विच आर सेट बाय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड एफएटीएफ, और उसके साथ साथ वो लाइसेंसेस प्रोवाइड करेगी। और ये एक जो है अच्छा स्टेप कहा जा रहा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी ये वर्किंग किस तरह से होगी ये क्लियर नहीं है। तो ये इसका क्रक्स था। इसके बाद बात करते हैं रेगुलेटरी प्रोमिसेस वर्सेस अनक्लियर फ्रेमवर्क के। मतलब प्रॉमिस तो किया गया है ऑन पेपर कि ये क्या करेगी, लेकिन उसका फ्रेमवर्क कि वो किस तरह से करेगी वो क्लियर नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रोमिसेस, क्या प्रॉमिस कि कॉम्प्रीहेंसिव लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनेगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल्स को देखा जाएगा, साइबर रिस्क मिटिगेशन, जो भी आपके ऑनलाइन रिस्क आते हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, उनको मिटिगेट किया जाएगा, कि जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स आपको बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू देखने को मिलते हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, पब्लिक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स ड्रॉ किए जाएंगे। हाउएवर, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिटेल्स अब तक रिलीज नहीं की गई कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, जो कि लोग इसको वायलेट करेंगे उन पे पेनल्टीज क्या होंगी, और जो इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, इसके बारे में कुछ भी एग्जिस्ट अभी तक नहीं करता। इन्वेस्टर्स रिमेन इन द डार्क अबाउट हाउ इट इम्पैक्ट्स ट्रेडिंग, टैक्सेशन और वॉलेट्स। जो कि इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, दे डोंट इवन नो कि इसकी ट्रेडिंग किस तरह से होगी, टैक्सेशन किस तरह से होगी, कितने लेवल टैक्स होगा, और वॉलेट्स के ऊपर इसका क्या असर। फॉरेन इन्फ्लुएंस, द ट्रम्प क्रिप्टो नेक्सेस। अब एक ये एनालिसिस, इस चीज़ को आप पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में जो है अपॉर्चुनिटीज़ में भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रम्प जो है ही हैज़ बिकम इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान क्रिप्टो सारी करेंसी और पाकिस्तान की क्रिप्टो की जितनी भी पोटेंशियल है। तो क्यों ट्रम्प इसके अंदर इतना ज़्यादा हमें नज़र आया कि वो इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि ट्रम्प के कनेक्शन ने जो है कुछ इसमें आईब्रोज भी रेज किए हैं। जिस तरह पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल आपने बनाई, उसने वो कब लॉन्च हुई? आफ्टर विजिट फ्रॉम द यूएस प्रो क्रिप्टो डेलीगेशन लिंक टू ट्रम्प सर्कल्स। अब कहा यह जा रहा है कि जो आपने क्रिप्टो काउंसिल भी बनाई है, ये कब बनाई है? जब प्रो क्रिप्टो यानी कि ऐसे लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं या उसको इंक्रीज करने की बात करते हैं, उनका जो है डेलीगेशन का विजिट हुआ। अब ये विजिट किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रम्प के सर्कल्स और ट्रम्प से जो करीबी लोग हैं उनसे ये लिंक्ड है। मीडिया रिपोर्ट्स ने क्या कहा? क्रिप्टो वाज अ की टॉपिक ड्यूरिंग ट्रम्प आर्मी चीफ मीटिंग इन वॉशिंगटन। अब हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनको हमने देखा कि उनकी ट्रम्प के साथ एक 1-on-1 मीटिंग हुई, तो इसमें क्रिप्टो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था और इसकी भी डिस्कशन हुई। सो हम देख रहे हैं कि किस तरह क्रिप्टो की वजह से अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान टू सम एक्सटेंट इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसके साथ साथ हमारे पास कंसर्न्स भी आते हैं, यानी कि पाकिस्तान की फॉरेन इन्फ्लुएंस होगा ऑन पाकिस्तान डिजिटल एसेट पॉलिसी। अभी तक तो हम अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना ही रहे थे, लेकिन हमें उसके अंदर नजर आया कि देयर वुड बी अ फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन दिस डिजिटल एसेट पॉलिसी। इसकी वजह से क्या होगा? पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्विंग ट्रम्प फैमिलीज क्रिप्टो डीलिंग्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा किस तरह से? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑलरेडी प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ उनकी जो फैमिली है वो डील करती है
क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो ये कहा जा रहा है कि जो उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान की क्रिप्टो पॉलिसी को फ्रेम करने में। एथिकल क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं इसके ऊपर यूएस मीडिया के अंदर, ब्लूमबर्ग के अंदर, के क्या जो एक फैमिली बिजनेस है उसी की बेसिस के ऊपर आपको किसी कंट्री के साथ रिलेशंस इंक्रीज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस है वो रेज कर रहे हैं। बैलेंसिंग अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, करना क्या चाहिए कि वे फॉरवर्ड अगर हम कहें तो क्रिप्टो करेंसी जो है इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्की गैम्बल। की पॉइंट क्या है कि जी डिजिटल एसेट्स ऑफर इनोवेशन, ये क्या है जी, फ्यूचर है आपका। फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है, टेक ड्रिवन ग्रोथ होती है, तमाम दुनिया जो है इसको अडॉप्ट कर रही है, लेकिन इसके रिस्क भी हैं, वॉलेटाइल है, लैक ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। जो भी इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा उसकी प्रोटेक्शन इतनी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, और ये चांसेस हैं कि इस तरह की जो भी करेंसी है वो की यूज़ की जाए बाय टेरर फाइनेंसिंग या बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें साइबर क्राइम और फ्रॉड का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि पॉलिसी जो है नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन होनी चाहिए, ना कि बेस्ड ऑन फॉरेन इन्फ्लुएंस हो, जो कि हमने इससे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। नॉट शेयर्ड बाय एक्सटर्नल एक्टर्स और फॉरेन लॉबिंग। अब एक कोटेशन है जो कि आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने, ये एआई जो है और साइबर क्रिप्टो करेंसी जो है, साइबर फ्रॉड जो है, ये तमाम आपके एसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ पर्टिकुलरली यूएस के साथ रिलेशंस होंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान अफेयर्स में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मूविंग अहेड में भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें आप ये कोटेशन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान शुड प्रायोरिटाइज इट्स ओन इंटरेस्ट वाइल डिवाइजिंग पॉलिसीज टू मिनिमाइज रिस्क एंड हार्म। कंक्लूजन क्या है, पाकिस्तान मस्ट ट्रीट केयरफुली ऑन अनचार्टेड क्रिप्टो वाटर्स, मतलब कि ये अभी एक ऐसी टेरिटरी है जिसको पाकिस्तान को और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस बात को बहुत केयरफुली जो है कवर करे। क्रिप्टो एडॉप्शन शुड बी स्ट्रेटेजिक नॉट रिएक्टिव, हमें इसकी तरफ जाना तो चाहिए लेकिन हमें एज अ रिएक्शन नहीं जाना चाहिए कि हमें किसी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट अगर बनना है एट इंटरनेशनल स्टेज तो इसके लिए हम क्रिप्टो करेंसी में जाए, बल्कि हमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रेगुलेशन है उनको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, उसमें इनोवेशन और ट्रस्ट को लेकर आना चाहिए, इन्वेस्टर्स जो भी होंगे उनको प्रोटेक्ट करें और अवॉइड करें कि आप फॉरेन जो जितने भी एजेंसीज हैं या फॉरेन पावर्स हैं उनका एक पॉन यानी कि उनका पिट्ठू बनने से आप अवॉइड करें, और आपको अपना नेशनल डोमेस्टिक इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए स्ट्रेटेजिक लेवल पे थिंकिंग करके क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अब इसमें पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, पाकिस्तान को इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, पब्लिश करें इसका फ्रेमवर्क, उसमें क्लैरिटी लेकर आएँ और अपनी सॉवरेनिटी को इन चीज़ों में सेफ गार्ड करें। हमारा तीसरा एडिटोरियल है अनदर प्लान, और डिस्कस किया जा रहा है बेसिकली कराची के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि लियारी में एक बिल्डिंग जो है उसका किस तरह से वो फॉल होती है और उसकी बात से जितना भी मैसेकर आता है। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कराची में अर्बन मिसमैनेजमेंट किस तरह से हो रही है। सो अर्बन मिसमैनेजमेंट कराची में एक पूरे 100 सालों की उसकी हिस्ट्री है कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि कराची जो है इवन इन द एरा ऑफ 60s एंड 70 कराची एक बहुत ही अच्छा मैनेज्ड सिटी था जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश करने जाते थे। लेकिन अब वहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस 1923 6 मास्टर प्लान्स हैव बीन मेड, नन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। हम देख रहे हैं कि ये के बाद दीगरे जो है इस तरह के इंसिडेंट्स कराची में होते आ रहे हैं, और उसके ऊपर हम प्लान्स भी देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट टेक प्लेस करता है तो बात की जाती है कि अब ये वाला प्लान बन गया, अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन 1923 से लेके अब तक 6 मास्टर प्लान्स बनाए गए हैं कि कराची की सिटी की प्लानिंग किस तरह से करनी है, लेकिन आज तक पाकिस्तान का मसला वही मसला जो हर इशू में है, वही इसी इशू में है कि कोई भी आज तक प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेटेस्ट प्लान जो देखते हैं हम 2017 के अंदर एक्सपायर हुआ। द सिटी कंटिन्यूज टू ग्रो हैपहैज़र्डली एंड डेंजरसली। हैपहैज़र्डली मतलब होता है कि विदाउट एनी फार्मूला या विदाउट एनी मैनेजमेंट, मतलब कि कोई कोई जो अपनी मर्जी से विदाउट एनी लॉ इलीगली उसकी जो ग्रोथ है वो हो रही है, जिसके बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज भी कॉज हो रहे हैं। अब इसका रीसेंट क्या हुआ है, इसमें हमने देखा कि एक रीसेंट ट्रेजिडी कॉज हुई लियारी में, जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर गई। क्यों कोलैप्स कर गई, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन ही इलीगल थी। अब इसमें अथॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिस तरह कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है या सिंध बिल्डिंग और अथॉरिटी है, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट वीक है और पोलिटिकल विल एबसेंट है। कराची में हर मसले की तरह इस मसले में भी कोई पॉलिटिकल विल एग्जिस्ट नहीं करती, और ऐसे लगता है कि वो एक लावारिसों का शहर है जिसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो कि उसकी अकाउंटेबिलिटी क्लियर करने के लिए।
ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 होप और हाइट। अब बात की जाती है कि कराची को ग्रेट बनाने के लिए एक रीजनल प्लान है 2047, लेकिन इसकी ये सिर्फ एक उम्मीद ही है या इसमें हाइप ही है, क्योंकि ये एक न्यू प्रॉमिस है। और इस ये न्यू प्रॉमिस किस तरह से कि ओल्ड प्रोमिस इससे पहले हुए लेकिन वो तमाम फेलियर में कन्वर्ट कर गए। तो इसको भी यही कहा जाता है कि क्या ये भी इम्प्लीमेंट होगा या ये फेलियर में ही कन्वर्ट होगा। तो इसको ज़रा एनालाइज करते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस प्रॉमिस किया कि ग्रेटर कराची रीजनल प्लान होगा 2047 तक बनेगा और ये 2 ईयर्स के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब ये एक जो है ना बहुत लॉफ्टी क्लेम लगता है, यानी कि ये एक ऐसा क्लेम लगता है जो कि बहुत लफ्जी बात लगती है, क्योंकि फ्यूचर रेडी कराची बनाने के लिए, क्योंकि जो पास्ट की जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं, वो यही बताते हैं कि सिर्फ प्लान्स ऑन पेपर ही कराची में एग्जिस्ट करते हैं, ऑन ग्राउंड कोई प्लान एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका रिस्क क्या है कि ये हाइप क्यों है कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये अगर इफ़ वी लुक एट द पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट प्लान्स दैट वर गिवन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन कराची, so it seems that this will also result into a hype and this will not be implemented, and this is just another plan used as consultancy contract, non transparent process होगा इसका अगर ये बन भी गया, जिसमें सिटीजन्स को एक्सक्लूड किया जा और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन नहीं। इग्नोर्ड वॉइसेस इग्नोर्ड सोल्यूशन, मतलब कि जो जितनी भी वॉइसेस हैं ऑफ चेंज इन कराची, दे आर बीइंग इग्नोर्ड, और इसकी वजह से आप सोल्यूशन की तरफ भी नहीं जा पाते। अर्बन सिविल सोसाइटी नोज द सिटी बेस्ट, मतलब जो कि सोसाइटी शहर में रह रही है उसको पता है कि ये शहर के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको सॉल्व किस तरह से करना है। सिविल ग्रुप्स इसमें हमारे पास कुछ आते हैं कराची में, जिस तरह शहरी है, कराची बचाओ तहरीक है, अर्बन रिसोर्स सेंटर है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, एक्सटेंसिवली यानी लार्ज लेवल पे डॉक्यूमेंट किया है कि क्या शहर के कराची के अर्बन लेवल के ऊपर क्या डिसफंक्शंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी जो असल रूट कॉजेज क्या हैं उस प्रॉब्लम की। और वो क्या करते हैं कि ये तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस जो हैं वो बताती हैं जो कि सस्टेनेबल हों। लेकिन वही बात है, ना तो इनकी कोई बात सुनता है और ना इनके ऊपर कोई एक्ट अपॉन करके सोल्यूशन की तरफ सिटी को लेकर जाता है। प्रीवियस प्लानिंग एक्सरसाइज इग्नोर्ड दीज स्टेक होल्डर्स, इससे पहले जितनी भी प्लानिंग एक्सरसाइजेज हुई हैं उसमें इन स्टेक होल्डर्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। और क्या किया गया कि सिर्फ टॉप डाउन डिसीजंस लिए गए, यानी ऊपर की जितनी भी कह लें एलीट है वही डिसीजंस लेती है और नीचे के ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स, उनको नहीं लिया जाता डिसीजन मेकिंग में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रूट कॉजेज तक नहीं जाया जाता, असल प्रॉब्लम्स तक नहीं जा जाता। एक्सक्लूजन लीड्स टू अनसस्टेनेबल, जब आप उन लोगों को इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो आप ऐसे सोल्यूशंस बनाएंगे जो कि सस्टेनेबल नहीं होंगे। लीड ड्रिवन सोल्यूशन या डेवलपमेंट होगी जिसकी वजह से मेजॉरिटी या मैसेज को जो है नुकसान। अब ये देखें, अगर आप एक्सक्लूजन इंक्लूजन करें यानी स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करें तो किस सोल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है, सस्टेनेबल सोल्यूशन की। अगर आप उनको एक्सक्लूड करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तो आप एक ऐसा सोल्यूशन या ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे जो कि कोलैप्स कर जाएगी, जो कि लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल। द वे फॉरवर्ड प्लानिंग दैट वर्क्स, ऐसी प्लानिंग करें जो कि वर्क करे। कराची सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, कराची का सर्वाइवल किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को या स्टेक होल्डर्स को जो कि असल रूट कॉजेज जानते हैं, जो कि इस पर काम कर चुके हैं, जिनको पता है कि अर्बन डिसफंक्शन किस वजह से है, उनको आप प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करें। की पॉइंट्स इनके क्या हैं कि जी प्लानिंग मस्ट बी इंक्लूसिव। नंबर 1 है कि आप लोगों को इंक्लूड करें, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें, कम्युनिटीज़ को रिसर्च करें और एनजीओज़ को इस प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। ट्रांसपेरेंट आए, कोई भी इसमें जो है ना शफाफियत होनी चाहिए। क्लोज डोर ब्यूरोक्रेसी के डिसीजंस, यानी कि अपने बंद कमरों में डिसीजंस लेके उसको इम्प्लीमेंट करने की बात ना की जाए। और ऐसे डिसीजंस या पॉलिसी बनाएं जो कि इन्फोर्सेबल हो। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो दैट लेजिस्लेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज फ्यूटाइल। देयर इज नो वर्क ऑफ ऐसी लेजिस्लेशन जो कि इम्प्लीमेंट ही नहीं होनी। सो इसको ऐसा बनाएं कि ये इन्फोर्सेबल हो। रूल्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट फेयर और फेवर। सिंध गवर्नमेंट प्रोमिसेस मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, दे मस्ट कीप देयर वर्क। सिंध गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम ऐसी एंगेजमेंट करेंगे यानी ऐसी काविश करेंगे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो दे नीड टू कीप देयर वर्ड, उनको अपना इस वर्ड जो उन्होंने दिया है इसको फुलफिल करने की ज़रूरत है, इस प्रॉमिस को, इससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट रियल रिफॉर्म कराची विल रिमेन अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन क्योस, जब तक एक रियल रिफॉर्म नहीं आएगी तो कराची अपने ही मुसीबतों में, अपने ही मिसाइल। So that's all from my side
today. Your feedback on this video will be highly appreciated. अगर आपको कोई question या इन editorial से related discussion करनी हो, so know that the comment box is open, and I would highly recommend all the students जिन्होंने opinion की lectures हासिल करने हैं वो हमारे इन दिए गए numbers के ऊपर contact करें focal persons के साथ और अपने आप को register करें. So till next video, Allah Hafiz. Thank you so much.